हेलो दोस्तों, वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यूनिट 6 डिटर्मिनेंट। पिछले वीडियो में 1 से लेके 20 तक सॉल्व हो गए थे और आज हम 21 से आगे ट्रिकी सॉल्यूशन। ओके, हाँ, लेकिन इस वाले ऑब्जेक्टिव में ट्रिक कुछ नहीं लगना। आप लोग ऐसा करो, फर्स्ट पहली वाली रो जैसी की जैसी लिख दो, सेकंड रो में से पहली रो माइनस करो। अब मैं प्रॉपर्टी लिख नहीं रहा, आप लोग सेकंड रो में से पहली रो माइनस करो तो ये 1 बचेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये -1 बचेगा। 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 1। और एक्सपेंडिंग, अगर मैं इसको C1 से एक्सपेंड करूँ, एक्सपेंडिंग बाय C1, तो ये को फैक्टर बचा। इसका आंसर आया 1 + 2 3 और 3 आंसर हमारा जो आ गया वो है ऑप्शन डी में। ठीक है भाई, आप डायरेक्ट तो एक्सपेंड करना नहीं, कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाएगी। अगर ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने लगाई है R2 चेंज टू R2 - R1 वाली और R3 चेंज टू R3 - R1 से, तो फटाफट कैलकुलेशन सॉल्व हो जाती है। ऑब्जेक्टिव 22 ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है। अब आप लोग तो काफ़ी फास्ट हो गए होगे, डिटर्मिनेंट बिल्कुल समझ में आ रही होगी। x 3 2x 5 5 दूनी 10 4 3 12 और ये 5x माइनस के 6x, इधर -2 बचा, इधर -x बचा, तो x = 2। तो x = 2 हमारा आंसर है डी। तो ये भी डी था, इसका भी आंसर डी निकला। अब आता है 23 का ये कितना 3 2 2 3 2 3 2 2 2। देखो भाई, अब इस तरह की डिटरमिनेंट तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि इसका C2 और C3 आइडेंटिकल है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, और 0 आंसर है इसका ए वाले ऑप्शन में इसका आंसर 0 है। ऐसे ही 24 भी ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। sin² x cos² x 1 cos² x, इसका भी आप लोग देखते ही बता देंगे इसका आंसर कितना होना चाहिए, 10 12 और 2। देखिए, अगर मैं C2 चेंज करूं, C2 चेंज टू C2 + C1, तो C2 चेंज मीन्स केवल C2 चेंज कर रहे हैं cos² x माइनस का 10। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ही बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे ही बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 1 2। तो आप लोग देख रहे हैं कि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो चुका है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और 0 है ऑप्शन बी। तो इसका आंसर बी में मिल जाएगा आपको। चलिए 25 0 0 1 sec alpha 0 1 sec alpha 0 1 sec alpha tan alpha माइनस का tan alpha माइनस का sec alpha और tan alpha और 1 0 1। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंडिंग बाई मैं R1 कर रहा हूँ, तो 0 का कोफैक्टर लिखना नहीं है, केवल 1 का -1 का कोफैक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, डायरेक्ट कर दें। चलिए, -1 का कोफैक्टर ये आ जाएगा tan alpha माने 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये sec alpha बच रहा है। इसका ये 0 और प्लस का sec alpha, तो कुल मिला के फाइनल आंसर sec² alpha। तो sec² alpha है ऑप्शन वाला सी। 26 है 1 0 0। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर आप लोग बुक सामने रखोगे तो हो सकता है मेरे से पहले आप लोग उसका आंसर दे पाओ। sin y cos y, इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको मैं 1 C1 से एक्सपेंड कर देता हूं, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा cos x cos y माइनस sin x sin y, और ये फॉर्मूला होता है आपका cos x +
y का, और ये cos x प्लस वाई ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो गया बी। ओके 27 देखिए 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21। आप लोग देख रहे हो पहला कॉलम एपी में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अगर सारी रो या सारे कॉलम्स अगर एपी में है, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर 0 लिख देना है, तो इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो इस रूल को ध्यान में रखा करो। अगर रो सारी रोज कॉलम्स अगर एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो उस सारणी का मान 100% 0 होगा। ओके 28 वाली डिटर्मिनेंट है 1ab माइनस a1c और माइनस b माइनस c और 1। ठीक है, एक्सपेंड कर दो इसको, तो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ए से एक्सपेंड करेंगे, ए से माइनस ए लगा दिया तो माइनस का ए और माइनस का ए प्लस का बी सी। ठीक है, ए से माइनस का ए प्लस का बी सी और प्लस बी, और बी का कोफैक्टर है माइनस ए सी माने प्लस का ए सी हो जाएगा और प्लस का बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी सी प्लस का ए बी सी और प्लस का बी स्क्वायर, ए बी सी कैंसिल हो गया, तो आपका ये आंसर बच रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये है ऑप्शन किसमें, डी वाला ऑप्शन है ये। ठीक है, और 29 वाली डिटर्मिनेंट बहुत अच्छी है, मैं समझा देता हूँ, ट्रिकी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली है। इसमें उन्होंने दिया है कि इफ p लैम्डा की पावर 4 q लैम्डा q r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस f इक्वल टू, क्या होगा अगर उन्होंने s लैम्डा प्लस f और ये इस सब की वैल्यू दी है उन्होंने, लैम्डा स्क्वायर प्लस का 3 लैम्डा, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 1, 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 4, लैम्डा माइनस 3, लैम्डा प्लस 4 और 3 लैम्डा। ठीक है, हाँ जी। अब उन्होंने पूछा है कि f कितना होगा, केवल f पूछा है। देखो केवल f पूछा है तो सीधी सी बात है, ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है, तो ये कब हटेगा, जब हम लैम्डा की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 ऑन बोथ साइड। तो लैम्डा की जगह 0 में पुट कर दूंगा तो मेरी वैल्यू बचेगी 0 माइनस 1 3 1 माइनस 3 2 माइनस 4 4 और 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट केवल इतनी रहेगी, लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करने पर। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 माइनस 1 3 1 2 माइनस 4 माइनस 3 4 और 0। इसके बाद इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 0 का कोफैक्टर लिखना नहीं है, 1 का कोफैक्टर ये आ जाएगा, 1 का कोफैक्टर 0 और माइनस के 12। ठीक है, और 3 का कोफैक्टर बचेगा 4 प्लस 6 माइनस 12, 6 4 10 30 हो गए, और ये बचे 18, तो 18 है इसका आंसर, और 18 ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, और उधर भी सॉल्व हो सकती है, जगह है, रहने दो, रब कर देते हैं। आठ ऑब्जेक्टिव और बचे हैं,
तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ है 8 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। 30 नोट करने में टाइम लग जाता है। और जब हम लोग कंपटीशन का पढ़ाते थे मास्टरमाइंड में और कैरियर पॉइंट में, तो उसमें पेज रहता था और पेज में क्वेश्चंस नोट रहते थे, वो सारे बच्चों को पेज दे दिया जाता था तो क्वेश्चन नोट नहीं करना पड़ता था। अब यहाँ तो क्या है कि सब लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि समझा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव भी आप लोग पहली बार करते हैं एकेडमिक के एग्ज़ाम में, x -1 x -2 और x + 1 और x + 1 और x + 1 × x -1। इसमें ये डिटरमिनेंट दिए और f100 की वैल्यू पूछी है कि f100 क्या होगा, और ये डिटरमिनेंट दिए fx = तो यहाँ पर एक ध्यान से देखना, अगर मैं ये कंडीशन इसमें अप्लाई कर दूँ C3 चेंज टू C3 प्लस या C3 - C1 - C2, मतलब थर्ड वाले कॉलम में से फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनस कर दें, इन दोनों को प्लस करो, इसमें से माइनस करो, तो इसकी क्या पोजीशन बन जाएगी, मैं यहीं चेंज कर रहा हूँ। ये भी 0 हो जाएगा, आप लोग करके देख लेना, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका fx की वैल्यू 100 मिलेगी। और अगर मैं x की जगह 100 पुट करूँगा, fx की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, तो f100 की वैल्यू फाइनली 0, तो इसका आंसर है 0, ठीक है। 0 है बी वाले ऑप्शन में। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, थर्ड वाला कॉलम चेंज कर दो, थर्ड वाले कॉलम में से पहला कॉलम सेकंड कॉलम भी माइनस कर दो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। अब 0 हो जाती है, उसमें x वेरिएबल रह ही नहीं जाता, तो हम x की जगह कुछ ही वैल्यू रखें, हमें आंसर हमेशा 100% क्या मिलेगा 0, 31। ये भी ठीक है। 1 2 3 1 + p 3 + 2p और 6 + 3p और ये 1 + p + q और 1 + 3p + 2q और 1 + 6p + 3q। हाँ, यहाँ पर इस जगह 0 बनाऊंगा, इस जगह 0 बनाऊंगा, पहली वाली रो जैसी की जैसी लिख दो। अब 0 कैसे बनेगा, R2 में R2 चेंज टू R2 - 2R1, इसमें 2 का इंटू कर दूंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, इसमें 2 का इंटू माइनस करूंगा तो यहाँ बचेगा 1, ओके। 3 + 2 में से 2 + 2p जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं क्या बचेगा, तो ये 2 1, मतलब इसमें कितने का इंटू कर रहे हैं 2 का, तो यहाँ बचेगा -1 और ये बचेगा प्लस का p और ये बचेगा 0, ये बचेगा, ठीक है। तो इसमें से 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं तो 2 - 1 2p और ओके 2q 0 हो गए। अब इसके बाद R3 चेंज कर रहा हूँ, R3 - 3R1, माने पहली वाली रो में 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। 3 + 3p मीन्स 3 बचेगा और यहाँ 3 - 2 बचेगा। 3p माने यहाँ 3p बच जाएंगे और यहाँ 3q 0 हो जाएगा। एक्सपेंडिंग बाय, अब तो आप लोगों को पता ही है, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो केवल इतने का इंटू करना है, -2 + 3p और ये -3 हो जाएगा तो प्लस का 3 और माइनस का 3p, तो ये आंसर बचा केवल 1, केवल जाके 1 आंसर मिला और 1 है हमारा ऑप्शन बी, ओके। डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 + 1 1 + sin थीटा और 1 और 1 + cos थीटा और 1 1 की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा। 1 1 1 + cos थीटा, हाँ सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर दो 0,
यहाँ बचेगा साइन थीटा, ये बचेगा माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और ये 1 में से जाएगा तो ये माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर C2 चेंज किया है C2 माइनस C1, C3 चेंज किया है C3 माइनस C1। तो मेरे को एक्सपेंड करना है किससे, थर्ड वाले कॉलम से। थर्ड वाले कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, मतलब इसका कोफैक्टर बचेगा ये, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस 0। ठीक है, तो ये फाइनली आंसर रह गया माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये आ गया। अब इसमें 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर दो, क्योंकि जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है विथआउट डेरिवेटिव मेथड, तो आप फंक्शन को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ 2 फंक्शन चल रहे हैं, तो सिंगल फंक्शन में ये बन गया साइन 2 थीटा। तो हमें पता है साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक है, तो देयरफॉर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई +1/2। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू होगी -1/2। तो ये हमारा ऑप्शन है बी वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, और 32 के बाद 33 ये भी x + y + z + x, इसको तो आप लोग देखते ही बता दोगे कि इसका आंसर 0 होगा। कैसे 0 होगा, अगर मैं R1 चेंज कर दूं R1 + R2, R1 चेंज टू R1 में R2 को ऐड कर देंगे तो x + yz उसको कॉमन निकाल लोगे, आइडेंटिकल हो जाएगा माने इसकी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगी। तो इसको देखते ही आंसर लगा दो, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद 33 के बाद 34 XYZ, इसको भी आप लोग देखते ही लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बच्चे बताओ, x + a y + b और z + c। आप लोग देख रहे हो कि इन दोनों का टोटल यहाँ दिया है। अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ, कौन सी, C3 चेंज टू C3 - C1, तो यहाँ भी थर्ड कॉलम में क्या बचेगा ABC, सेकंड कॉलम में ABC है, आइडेंटिकल हो जाएंगे, इसकी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, और 34 का 0 आंसर दिया है कौन से वाले ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में, तो ये वाला इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अब आ जाते हैं 35 एक कंसेप्ट है, थ्योरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो आपको जब भी हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने देते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है, AIJ जितना होगा उतना कैपिटल में चल रहा है कि हाँ कैपिटल में चल रहा है। कैपिटल स्मॉल लेटर एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल लेटर कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग, तो IJ ये कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, AIJ माने अगर मैं इसे थर्ड कॉलम के एलिमेंट लूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग थर्ड कॉलम के ही कोफैक्टर्स लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से मेरे को ऑप्शन दिखाई दे रहा है D, तो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा D में क्यों है A11, तो A11 A21 और A31, सॉरी एलिमेंट पहले लिखो, A31 और तो उसका कोफैक्टर 31। तो आप लोग देख रहे हो कि ये किससे एक्सपेंड किया है, ये एलिमेंट किसके हैं, A11 A21 A31, मतलब हमने इसको C3 से एक्सपेंड किया है। और एक ट्रिक और बता दूं आप लोगों को, आपके A11 A31 ऊपर के जितने भी ऑप्शन दिए ना सबके आंसर 0 होंगे।
अगर मैं इसके एलिमेंट लूं, माने पहली रो के एलिमेंट लूं और सेकंड या थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट का सम करूं, तो उनका आंसर 100% क्या होगा, 0। तो ए का आंसर निकालना 0 आएगा, बी वाले ऑप्शन का आंसर निकालना 0 आएगा, सी वाले का ऑप्शन का निकालना आंसर 0 आएगा। तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कब मिलती है, जब हम एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम करते हैं, तो उसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है। 36, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 102, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 3, 6। ओके, अब आप लोग ऐसा करो, R1 चेंज टू R1 माइनस 6R3। ओके, पहली वाली रो में से तीसरी वाली रो माइनस करो 6 का मल्टीप्लाई करके, तो 17 छक्की 102 होते हैं, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और 6 18 ये भी 0 हो जाएगा। तीसरी रो में 6 का इंटू करके, ठीक है, ये 6 36 ये भी 0 हो जाएगा। अब किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो कोई भी कॉलम अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइनली 0 ही हो जाती है। तो इसका ऑप्शन है डी, तो इसके करेक्ट आंसर है इसका डी। और इस वाले का करेक्ट आंसर कौन सा था, लिखा नहीं था मैंने, डी वाला करेक्ट, इसका भी डी, 35 का भी डी, 36 का भी डी। 2 ऑब्जेक्टिव और बच जाते हैं। इस वाली डिटर्मिनेंट को भी मैं लिखते ही आप लोग इसका आंसर बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा, b + 2y c + 2z और x y z। ठीक है, अगर आप लोग जैसे अधिकांश ध्यान देना चाहिए, ये वाला कॉलम, ये वाली रो मेरे को सबसे हार्ड लग रही है, तो मैं पहले इसी को सिंप्लीफाई करूंगा। तो अगर मैं R2 चेंज करूं, R2 माइनस R1 टू R3, अगर ये वाली कंडीशन में अप्लाई कर दूं तो आपकी सेकंड रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, इसमें 2 का इंटू करके। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और 0 ऑप्शन है सी वाले में। ओके, उसके बाद आता है 38, ये आव्यूह से संबंधित संख्या है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है। हाँ, ये सही है, मतलब डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबर होता है, वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, 38 का आंसर सी। आप फिल इन द ब्लैंक्स और देख लेते हैं। चलो फिल इन द ब्लैंक्स, अब फिल इन द ब्लैंक्स केवल 9 हैं। अब 9 फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्या सॉल्व करना, तो मैं यहीं की यहीं सॉल्व कर रहा हूँ। 1 ये लिखा है 4 - 6 - 2x। भाई यहाँ की बात अगर अपने आप सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लेना, और नहीं तो मैं तो सॉल्व बना ही देता हूँ यहाँ। तो ये आ जाएगा 4x और माइनस के 12 = 24, तो ये चला जाएगा 12 × 24 = 36, तो 9 × 36, तो x = 9। इसका मतलब फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया जाएगा, x = 9। सेकेंड वाला ये डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ही ओपन करना है, तो a + b c + d -c + d और a - b। अगर मैं इसका इंटू इससे करूंगा तो ये बनेगा a² - b²। इसके इंटू को इससे करेंगे तो माइनस कॉमन कर दो, तो इसको c - d माने प्लस का c² - d², तो इसके ऑप्शन में भर दिया जाएगा ये। ओके, थोड़ा लाइन से लिख देना, पहले a² लिख दो, फिर b² लिख दो, फिर c² लिख दो। चलो लाइन से यही। चलो तीसरे का फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं चलो सवाल लिख देता हूँ, और आप लोग कह रहे होगे सर ये काय को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ही कर लेते हैं। चलो ठीक है, आप लोग कर लो। तो ये x², इन दोनों के मल्टीप्लाई को माइनस करूंगा तो x² - 1 माने 1 आंसर आ जाएगा। तो इसके ऑप्शन में भरना है हमें 1। ओके, मैं ये बाउंडेड कर रहा हूँ, वो वाले
फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर भरना है। फोर्थ वाले में लिखा है डिटर्मिनेंट में जितनी रोज होती हैं उतने ही कॉलम्स। हिंदी में लिखा है सारणिक में जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ओके, तो इसमें भरना है तुम्हें सारणिक में जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। तो चौथे में भरना है कॉलम्स। ओके, हिंदी में लिख देना स्तंभ, जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। पांचवा, सेखंड और उपसारणिक। मैंने थ्योरी जब बताई थी तो आप लोगों को रिलेशन बिटवीन द कोफैक्टर्स एंड माइनर बताया था। क्या बताया था, सी आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। सी माने कोफैक्टर, एम माने माइनर। तो कोफैक्टर और माइनर के बीच में ये रिलेशन होता है। इसको फिलअप कर दीजिए। 6 इसका भी आंसर आप लोग बोलिए जब तक मैं लिख रहा हूँ। ये 0 सी और -b -c 0, ये एलिमेंट इक्वल है, ये एलिमेंट इक्वल है, ये इक्वल है, प्रिंसिपल डायगोनल 0 है। तो ये इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स माने विषम सममित आव्यूह सारणिक है और इसका आंसर 100% 0 आएगा। तो इसका आंसर हमें फिलअप करना है 0। हाँ, ये मैं बॉक्स में बंद करता जा रहा हूँ। जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है वो ये वाले, इसका आंसर ये भरना है, इसका आंसर। इसके बाद सेवेंथ में बेसिक है। यदि किसी सारणिक के एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हिंदी वाली बुक में करेक्शन कर लीजिएगा आप, उप हटा के डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही पूछिए। तो किसी डिटर्मिनेंट के एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो इसमें फिलअप करना है 0। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग देखते ही कह दोगे कैसे, तो हम सर कर लेंगे सॉल्व। इसे क्यों कर रहे हैं आप लोग 3 2 4 1, लेकिन मेरी को आदत है पूरा सॉल्व कर ही दूँ। 3 - x² और ये आ गया 3 - 8। तो ये बचा 3 से 3 कैंसिल हो गया, x² = 8। तो x = ±2√2 इसका आंसर हो गया। 9th लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स। डेल्टा = ये दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 6 वाले का माइनर पूछा है तो 6 वाले का माइनर M23 आ जाएगा। इसका रो हटा दो, इसका कॉलम हटा दो, तो 1 2 7 8 और 8 - 14 = -6 फिलअप कर दीजिए। थैंक्स।